हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में यूनिट 4 चल रही थी, उसके 3 लेक्चर आपको मिल गए हैं। फोर्थ लेक्चर आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें जीन साइलेंसिंग पढ़ना है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है अगर सिर्फ जीन साइलेंसिंग पूछा गया। डिटेल में अगर लॉन्ग आता है 6 से 8 नंबर में, तो आपको इसके जो टाइप वगैरह होंगे उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक क्वेश्चन तो इस पर बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में रखे गए हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपका नोट्स भी साथ साथ बनता रहेगा। जीन साइलेंसिंग होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डीएनए से। ये है हमारा कोई डीएनए। अब डीएनए में स्पेसिफिक रीजन जो होता है उसको हम जीन कहते हैं, जो किसी चीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी चीज़ नहीं, मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, इस जीन का हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तब क्या बनता है, mRNA। ये बार बार हर लेक्चर में इसलिए बनाता हूँ, इसलिए बताता हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो जो इससे पहले का लेक्चर हमारा नहीं देखे, पहली बार आए हैं और नहीं देखना भी चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हाँ चलो यहीं से स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो अगर इसको मान लो कोई एग्ज़ाम के टाइम पे फर्स्ट टाइम देखे, तो ये सारी चीज़ें उसको पता चली, बेसिक चीज़ें ये लिख के आओगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि जीन साइलेंसिंग पूछा गया तो सीधे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, उसमें भी ये बेसिक आइडिया आपको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जितना अच्छा आप समझाओगे, डिस्क्राइब करोगे, नंबर आपको उतनी ही ज़्यादा प्यार से देगा कौन, एग्जामिनर। तो mRNA बनेगा ना, डीएनए जो जीन है इससे mRNA बनेगा। mRNA में ट्रांसलेशन होगा, यहाँ होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, फिर होगा ट्रांसलेशन जिसको अनुवादन कहते हैं, इसको अनुलेखन कहते हैं हिंदी में, आपको पता होगा। mRNA से बन जाएगा हमारा प्रोटीन। ठीक, ये टारगेट प्रोटीन बन गया या डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। इसी को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस होना। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोटीन को हम बनाना नहीं चाहते हैं, बनने देना नहीं चाहते हैं, तब इस जीन को हम साइलेंस कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हम ये प्रोडक्ट बनने ही नहीं देते हैं। ठीक है, सेम वही जीन है। ठीक है, तो हम उसको क्या किए, ब्लॉक कर दिए। क्या किए, ब्लॉक कर दिए, या उसी को बोलते हैं साइलेंस कर दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। यहाँ तक प्रोडक्ट तक ना आने देना, जीन को ही ब्लॉक कर देना। क्योंकि हमने कई सारे क्या देखे हैं, कई सारे कंट्रोल पढ़े हैं इस यूनिट में और इससे पहले वाली। इस यूनिट का नाम ही है एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन सेकंड, और इससे पहले जो यूनिट थी वो थी एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन फर्स्ट। तो इसमें हम ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल पढ़ रहे हैं। आपको अच्छे से समझना चाहिए। फर्स्ट यूनिट आपकी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। सेकंड है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, मतलब पहले आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन समझोगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन समझोगे यूकैरियोट प्रोकैरियोट का, फिर ट्रांसलेशन यूकैरियोट प्रोकैरियोट का, फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है पूरे प्रोसेस पढ़ने के बाद में थर्ड और फोर्थ जो है यूनिट, उसमें आप ये इसका कंट्रोल पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ किस किस टाइप का कंट्रोल हो सकता है। तो वही हम इस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलो समझो भी आएगा समझ में। ठीक, यहाँ दो मूर्तियाँ बैठी हैं ऑफलाइन, वो भी पढ़ रही हैं ना इस टाइम, इसीलिए उन लोगों से पूछ रहा हूँ, साथ में आप लोग भी अपने हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग जो है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। जीन साइलेंसिंग इज अ टेक्निक that aim to reduce or eliminate the production of a protein from its corresponding gene। जो मैंने आपको बताया, मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि या तो रिड्यूस करेगी, कम करेगी, या फिर एलिमिनेट ही कर देगी द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग जीन। मीन्स ऐसे प्रोटीन के प्रोडक्शन को बंद करेगी, इसका एलिमिनेट करेगी, इसके प्रोडक्शन को, इसको रिड्यूस करेगी, इसके प्रोडक्शन को, जो कि एक किसी जीन से बन रहा है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है इस जीन को ब्लॉक करने वाली, इस प्रोडक्शन को कम करने के लिए। इट जनरली डिस्क्राइब द
स्विचिंग ऑफ ऑफ अ जीन, मतलब स्विच ऑफ करना है आपको जीन को, एक जीन को स्विच ऑफ करना है। एक लाइन में अगर बोलना है जीन साइलेंसिंग क्या होता है, तो इसका मतलब यही है, जीन को स्विच ऑफ करना है। फ़ोन जैसे स्विच ऑफ किया जाता है ना, सेम वैसे ही कि उस जीन को स्विच ऑफ कर दोगे तो काम नहीं करेगी आगे। इट अकर्स व्हेन, जब आरएनए इज अनेबल टू मेक अ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन की बात ठीक है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे इसके टाइप, तो उसमें आपको बताएंगे जीन साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, हर जगह हो सकता है। जीन साइलेंसिंग इज सेम एज जीन नॉक डाउन बट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जीन नॉक आउट। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं। जीन साइलेंसिंग एक निश्चित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का नियमन है। मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करने को, एक्सप्रेस को मतलब किसी एक पार्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक सेल के अंदर एक जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है। नियमन मतलब रेगुलेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन साइलेंसिंग या तो प्रतिलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुवादन मीन्स ट्रांसलेशन के दौरान हो सकता है। जीन साइलेंसिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 नंबर में MCQ चपका दिया जाता है पेपर में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अक्सर अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। अनुसंधान मतलब समझते हो, जैसे कि विशेष रूप से कैंसर में इसका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कैंसर में क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर प्रोटीन्स बनने लगते हैं DNA से, जो सेल्स होती हैं, जैसे कि जहाँ पे कैंसर हुआ है जिस पार्ट में, एक स्पेसिफिक एरिया में, वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसा मटेरियल सिक्रेट कर, ऐसा प्रोडक्ट बनाने लगती हैं। उनके जीन में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बॉडी के लिए या किसी पार्टिकुलर सेल्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो आपके ब्लड की सेल्स को छीण करती हैं। WBC, RBC, अलग अलग टाइप के कैंसर है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपने नाम सुना होगा ल्यूकीमिया का, उसमें क्या होता है, WBC का सिस्टम गड़बड़ होता है, तो उसमें जो आपका बनता है डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोटीन बनता है वो WBC से रिलेटेड होता है, ल्यूकीमिया वाला। ठीक, तो इस तरह से कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है, जो पार्टिकुलर वो जीन है जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है और वो कैंसर उत्पन्न कर रही है, तो उस जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया जाता है, उसको साइलेंस कर दिया जाता है। किसके थ्रू? जीन साइलेंसिंग टेक्निक के थ्रू। समझ रहे हो? थोड़ा सा इधर समझो। जैसे कि मान लो ये है एक जीन, ठीक है, ये इतनी जीन थी, ये ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल था। आपने क्या किया, जीन साइलेंसिंग के थ्रू इस जीन को ब्लॉक कर दिया, ये आगे प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका प्रोटीन नहीं बनेगा, तो कैंसर नहीं उत्पन्न होगा, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन ही नहीं बनी। ठीक है, लेकिन कब? जब जेनेटिकली म्यूटेटेड कैंसर वाला सिस्टम होगा। क्योंकि देखो कैंसर जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, कुछ जेनेटिक भी होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। ठीक, म्यूटेशन भी कई टाइप का होता है। इसी तरह से म्यूटेशन के थ्रू भी जीन में एक्सचेंज हो सकता है, तो अलग अलग टाइप का है। अगर जीन से रिलेटेड है तो उसका इलाज हो सकता है। ठीक, तो विशेष रूप से कैंसर और अन्य बीमारियों जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग एंड न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स मतलब तंत्रिका क्षय से संबंधित जो विकार होते हैं, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साइलेंसिंग, टाइप्स ऑफ जीन साइलेंसिंग। इसमें पहला है ट्रांसक्रिप्शनल और सेकंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और थर्ड है मियोटिक मीन्स जब सेल डिवाइड करती है। पहला जो है ट्रांसक्रिप्शनल, इसमें हम पढ़ते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मतलब ये मैटरनल और पैटर्नल से रिलेटेड मतलब हमारे जो माता और पिता होते हैं, माँ और पापा, उससे रिलेटेड है कि उनसे जो जीन आते हैं तो कुछ छाप होते हैं, उनका जो क्रोमोसोम हमको मिलता है, गुणसूत्र DNA आते हैं हमारे में, उस पर कुछ छापे होती हैं, प्रिंटिंग होती हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं हम। फिर है पैरा म्यूटेशन, थर्ड इसमें आता है ट्रांसपोजन साइलेंसिंग। ट्रांसपोजन समझते हो ना, ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसपोजन पढ़े हो गए। हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी इसी को बोलते हैं, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अगला है इसमें
पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट जैसे कि आप ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में आई कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, मेल और फीमेल का आई कलर अलग अलग है, जबकि मेल और फीमेल देखो जब ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर सेम स्पीसीज है, एक ही जाति है, तो उसके जो क्रोमोसोम नंबर पे, जैसे कि आपको अच्छे से समझाऊं, हम भी क्या हैं, हम भी पुरुष हैं, मतलब होमोसेम्पियंस है ऐसे समझो, और आप भी होमोसेम्पियंस है, मेल हो या फीमेल हो तो होमोसेम्पियंस ही ना, मनुष्य तो हो। तो अगर मनुष्य हो तो अगर हमारे आई के कलर को कोड करने वाले, हमारे आई कलर को कोड करने वाला जीन अगर थर्ड क्रोमोसोम पे है, थर्ड क्रोमोसोम पे, तो आपके या किसी भी मनुष्य के थर्ड क्रोमोसोम पे ही वो जीन प्रेजेंट होगा, आई की कलर को कोड करने वाला। बस अंतर ये होगा कि उसकी जीन में सीक्वेंस अलग होंगे, हमारी जीन में अलग होंगे, आपकी जीन में अलग होंगे, जिससे हम लोगों का आई का कलर अलग अलग होगा। लेकिन क्रोमोसोम की पोजीशन सेम होगी, ठीक है। कुछ में ये ऐसा हो जाता है कि सेम नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये है पोजीशन इफेक्ट, जो कि हम ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में समझते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर वही जिसपे टी.एच. हंट मॉर्गन ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और बहुत सारे लॉज दिए थे, उनके जो शिष्य थे साइंटिस्ट के, वो भी काफ़ी दिन तक उस पर काम किए थे, और बहुत जीन मैप उन्होंने ही तैयार किया था, उनके शिष्यों ने, बहुत काफ़ी एक्सपेरिमेंट उस पर किए गए हैं। अगला है इसमें आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन। ये आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन है। इसी तरह से जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ते हो, इसमें जो है किसी चीज़ की डायरेक्टेड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आरएनए डायरेक्टेड नहीं, सेल्फ मिथाइलेशन हो जाता है अपने आप जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में। तो इसको भी हम थोड़ा सा ब्राइफली पढ़ेंगे आज। और आगे इसमें जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि अलग से आपके सिलेबस का संपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। आरएनए साइलेंसिंग, जिस तरह से जीन साइलेंसिंग पढ़े हो ना, उसी तरह से आरएनए साइलेंसिंग भी है। आरएनए जो बना है एमआरएनए, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। बहुत सारी मैकेनिज्म, वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट इन आवर सेल्स, एवरी सेल्स, ठीक है। आगे है नॉन सेंस मीडिएटेड डीके। थर्ड आता है मियोटिक, इसमें ट्रांसवेक्शन आता है। इसके अलावा मियोटिक साइलेंसिंग ऑफ अनपेयर्ड डीएनए। अनपेयर्ड मतलब समझते ही हो ना, एक सिंगल स्टैंड, मतलब सिंगल स्टैंड भी बोल सकते हो। तो मियोटिक साइलेंसिंग ऑफ अनपेयर्ड डीएनए। अब हम सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। आज हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, इसके अलावा जो पोजीशन इफेक्ट है, ये दो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हैं। और आपको बता दूं, जीन साइलेंसिंग जब पूछा जाएगा आप ये सारी चीज़ें बताओगे। इसके अलावा इस टाइप का एक डायग्राम, जीन से ट्रांसक्रिप्शन थ्रू एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाने वाला, एक पे सही निशान लगाना, ये बता देना विदाउट जीन साइलेंसिंग, फिर एक यहाँ से स्टार्ट करना, उसको ऐसे कट करके ब्लॉक बना देना, यहाँ पे लिख देना विद जीन साइलेंस, मतलब जब जीन साइलेंसिंग होगा तब ये वाला प्रोसेस होगा कि ये जीन ब्लॉक हो जाएगी। और ये इस तरह से, मतलब ऐसा डायग्राम बना देना ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप क्या समझाना चाहते हो। उसके बाद में आप ये सब लिखेंगे, फिर उसके टाइप लिखेंगे, ठीक है। टाइप लिखने, ये रोग वगैरह सब लिख देंगे जो इसमें मैंने बताया है, इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह किस में हेल्प होती है जीन साइलेंसिंग से। फिर है ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, इसके अलावा म्यूटिक, ये टाइप आपको सब बताना है। फिर आपको इसमें से एक दो बता देना है, जिससे कि आपको 3 से 4 नंबर मिल जाए। ये जो है आपका सेकंड वाला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, तो ये तो भाई अलग से ये पार्ट ही आता है, आरएनए इंटरफेरेंस, और इसमें एक होता है एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रति अर्थ इसको बोलते हैं। ये जो आप पढ़े होंगे 12th में, आप पढ़े होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं और उसके जो यूजेज हैं, एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग किस किस क्षेत्र में होते हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको मिला होगा 12th में। हालांकि आप लोगों को याद है या इस समय या नहीं है, नहीं याद है आप लोग खोल के देखना, ठीक है। 12th की बुक तो होगी ना, 12th पास करके तो आए हो बीएससी में, उसमें आप पढ़े होंगे
अर्थ और प्रति अर्थ वाला सिस्टम कि जो मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया, ये क्या है, निमेटोड होता है। मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया जो कि रूट नोट निमेटोड है। रूट नोट निमेटोड मतलब जो टोबैको का प्लांट होता है उसके रूट में नोड्यूल फॉर्म करता है, ठीक, नोड बनाता है, जिससे क्या होता है उसकी जड़ों को धीरे धीरे खा लेता है, एक वायरस के टाइप में, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ करता है निमेटोड। तो उसको रोकने के लिए हम एंटीसेंस आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो अपना सेंस मतलब एंटीसेंस का मतलब है प्रति अर्थ, मतलब उल्टा, एंटी मीन्स उल्टा ही तो होता है ना, अपोजिट। इसी तरह से जो सेंस बनेगा वहाँ पे जो मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया इन्फेक्शन फैलाने के लिए, टोबैको के प्लांट के जड़ में इन्फेक्शन फैलाने के लिए वो प्रोटीन बनाता है। तो किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए वो निमेटोड पहले क्या करेगा, निमेटोड का डीएनए होगा, फिर उससे निमेटोड का एमआरएनए बनेगा, फिर निमेटोड बनाएगा प्रोटीन, यह प्रोटीन उसकी जो टोबैको प्लांट की रूट होगी उसको इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, ये जो एंटीसेंस आरएनए आर्टिफिशियल लैब में इसको बना लेते हैं, ठीक, प्रति अर्थ वाला। कैसा, हम सीक्वेंस ऐसा बनाते हैं कि जो इसका एमआरएनए बनेगा, ये इन्फेक्शन बनाने वाली प्रोटीन का जो एमआरएनए बनेगा ना उसका कंप्लीमेंट्री हो। तो ये है एमआरएनए जैसे ही बनके तैयार होगा इसका, इस निमेटोड का, तो हम सेल के अंदर आर्टिफिशियल एंटीसेंस आरएनए बने हुए जो हमारे पास होंगे उनको हम सेल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, और वो जब कंप्लीमेंट्री होगा तो ये मान लो है सेंस एमआरएनए, ठीक, जो बना है निमेटोड के अंदर, और हम दूसरा एंटीसेंस इसमें इंजेक्ट कर दिए सेल के अंदर, समझ रहे हो। तो ये मान लो ये कंप्लीमेंट्री कहने का मतलब समझते हो, यहाँ ए होगा तो यहाँ यू होगा, ये आरएनए है ना तो एडेनिन से यूरेसिल से जुड़ेगा, साइटोसिन तो यहाँ पे गुआनिन। अब ये भैया डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपने कभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पढ़ा होगा, ठीक, ज़्यादातर जनरली सिंगल स्टैंड होता है, डीएनए डबल स्टैंड होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, अब भाई ये कोड कैसे करेगा, क्योंकि इस पर राइबोसोम बंध के अब कोड ही नहीं कर सकता, तो ये जब कोड नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इसमें इन्फेक्शन रूट में नहीं कॉज कर पाएगा। तो इस तरह से हम एंटीसेंस आरएनए की टेक्निक के थ्रू बहुत सारे प्लांट रोगों को हम अच्छा करते हैं जो उसमें इन्फेक्शियस डिजीज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, आरएनए इंटरफेरेंस जिसको आरएनए आई भी बोलते हैं, आरएनए आई इस नाम से आप पढ़े होंगे, ठीक, आपकी यूनिट में लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो ये है एंटीसेंस वाला, ये दोनों चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं जो, इसमें हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देखेंगे और पोजीशन इफेक्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए आप इधर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जीन साइलेंसिंग, ये कुछ हिस्ट्री है, कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने जीन साइलेंसिंग के ऊपर सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं। किस में क्या किए हैं ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में क्या होता है यही हम पढ़ने जा रहे हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वाला आरएनए आई और एंटीसेंस आरएनए हम कल देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शनल वाले में इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन, मतलब ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्यों बोला गया। अब अच्छे से चीज़ों को समझते रहो, हर चीज़ समझाने की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैं कई बार बताया हूँ, ये है हिस्टोन, इसके ऊपर हमारा डीएनए इस तरह से लिपटा होता है, ठीक, ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है, इस तरह से लिपटा होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया था, अच्छे से समझो, ऐसे बना के फिर ऐसे घुमा दिया, ऐसे हो ही नहीं सकता, एक ही ओर को कॉइल करेगा ऐसे, ठीक, इस तरह से कॉइल करेगा। ये है हमारा डीएनए, ठीक, इस तरह से हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ है। अब अच्छे से समझो, हम बात कर रहे हैं जीन साइलेंसिंग की, और वो भी हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो जब जीन के साइलेंसर की हम बात कर रहे हैं, साइलेंसिंग की, तो ये डीएनए हमारा लिपटा कहाँ होता है, हिस्टोन के ऊपर, क्योंकि हमेशा ये खुला थोड़ी ना पड़ा रहता, हमेशा के ऑलवेज ये बाइंड रहता है किस पे, हिस्टोन के ऊपर, क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है ना, तो इसके ऊपर बाइंड किया होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई जीन था, उसको आपको ब्लॉक करना है, साइलेंस करना है, तो अगर कुछ हम हिस्टोन में मॉडिफिकेशन करें तब भी तो हो सकता है कि ये इसमें हम ब्लॉक कर सकें इसको, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमारी जीन जो है, डीएनए है, वो हिस्टोन पे लिपटे ही तो हुए हैं, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन से भी हम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन,
around a gene that make it inaccessible to transcriptional machinery मीन्स देखो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, आपको पता है क्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादातर ये जो है एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव पार्ट होते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें जब मॉडिफिकेशन किया जाता है हिस्टोन में तो ये कुछ जगह कंडेंस हो जाते हैं, कुछ जगह के जो एरिया होते हैं वो। अच्छा, एक्चुअल में हेट्रोक्रोमेटिन है क्या? जैसे कि ये जो हिस्टोन की पैकेजिंग होती है तो इधर अच्छे से समझो, ये कि ये हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, ये कि ये हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, ये कि ये है, ठीक है। इस तरह से कई सारे 6 से 8 हिस्टोन ऐसे अरेंज होते हैं। फिर डीएनए ऐसे ऐसे लिपटता है इस पर, ठीक है, फिर ऐसे जाता है, इस पर लिपटता है, फिर ऐसे गया इस पर लिपटा, फिर ऐसे गया इस पर लिपटा, फिर ऐसे गया इस पर लिपटा, इस तरह से लिपटता है। ये एक बनता है पूरा सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होगे, चीज़ें पता होंगी। ये सोलेनॉइड बना। अब इसमें जीन देखो, ये भी पार्ट डीएनए का है, ये भी, ठीक है, ये भी डीएनए का पार्ट है, और इस पर लिपटा है वो भी डीएनए का पार्ट। तो कुछ डीएनए के पार्ट बहुत ही फ्री हैं, कुछ एकदम चिपके हुए हैं, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब मान लो जीन के एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेस होने के लिए, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में किसकी ज़रूरत होती है? पॉलीमरेज एंजाइम की। उसमें प्रोमोटर भी खुला होना चाहिए, ऑपरेटर भी खुला होना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन भी खुला होना चाहिए, प्रोमोटर पे पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड भी करना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो इस पर बहुत तगड़े से लिपटे हुए होंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हो पाएंगी ना? नहीं होंगी। इसीलिए जो क्रोमेटिन होता है उसमें कुछ पार्ट काफ़ी एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। इस चीज़ को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अच्छे से जाके समझने की कोशिश किया करो। समझे? समझ में आया ना भैया? आ गया? यस। हाँ, तो आप लोग ऑनलाइन वाले हो, आपको भी समझ में आना चाहिए। बाकी हम अभी यहाँ ऑफलाइन जो 2 लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहा था, ठीक। तो इस तरह से कुछ सिस्टम होता है। अब यहाँ जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसी की बात की गई है। हम पढ़ेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और पेरेंटल, मैंने कहा था ना मैटरनल और पैटर्नल चीज़ें हैं इसमें, मात्र और पितृ वाली। तो पेरेंटल इम्प्रिंटिंग अक्कर्स व्हेन अ जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर द फादर और द मदर। मतलब ये तभी होगा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और पैटर्नल इसको बोलते हैं। पेरेंटल मतलब समझते ही हो ना, माता पिता वाली से संबंधित। ये तभी होगी जब कोई जीन कहाँ से इनहेरिटेड हो, मतलब वंशानुगत होनी चाहिए कोई जीन मदर और फादर से। हैज बीन परमानेंटली इनएक्टिव, मतलब जो आई है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो माता और पिता से हमारे अंदर आती हैं, लेकिन वो हमेशा कैसी होती हैं? इनएक्टिव ही होती हैं। इनएक्टिव इन दैट पेरेंट एज एंड पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग इन द सेम इनएक्टिवेटेड कंडीशन। मतलब कुछ ऐसी जीन जो मम्मी पापा में भी इनएक्टिव थी और जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चों में उनके गई, उनमें भी वो उसी कंडीशन में रही, इनएक्टिवेटेड कंडीशन में ही रही। तो ऐसा अगर केस है तभी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देखी जाती है। हालांकि इस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं लगभग आज की डेट में 228 टाइप की मनुष्यों में जेनेटिक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मिली है। लगभग 260 प्लस चूहों में देखी गई हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो चूहे होते हैं उसमें जेनेटिक्स के से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं ज़्यादातर चूहों पे हैं। ड्रोसोफिला फल मक्खी जो होती है, फ्रूट फ्लाई, इन सब चीज़ों पे किए जाते हैं, क्योंकि सीधा मनुष्य पर थोड़ी ना कर देंगे। अभी आप पे करने लगे कोई तो आप करने दोगे नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, म्यूटेशन वगैरह हो सकता है, या हम पे करे तो इतना मतलब कोई साइंटिस्ट बेवकूफ़ भी नहीं है कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे करे जिससे लॉस हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चूहों वगैरह पे ज़्यादा किया जाता है। वैसे जान की कीमत जान के बराबर होती, चाहे चूहे की हो या मकड़ी की हो या मच्छर की हो या इंसान की हो, जान तो जान होती ना, किसी की भी हो। फिलहाल हम इसके दृष्टि से देखते हैं कि लॉस वाला, ठीक समझ रहे हो। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ऐसी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है मिलती हैं। द इनएक्टिवेटेड जीन्स हैज नॉट म्यूटेटेड द डीएनए सीक्वेंस इज नॉर्मल।
अगर वो म्यूटेटेड नहीं है तो उसका डीएनए सीक्वेंस भी नॉर्मल होना चाहिए। इनएक्टिवेशन कॉज्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ डीएनए इन द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द इनएक्टिवेटेड जीन, मतलब इसमें मिथाइलेशन स्वतः होगा डीएनए का, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द साइलेंसिंग ऑफ एन एलील इन आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स, एक गैमेट में क्या होगा, जीन साइलेंसिंग हो जाएगी अपने आप, जो एलील होंगे। एलील मतलब समझते हो, अब माता पिता दोनों की बात की जा रही है तो जीन की थोड़ी ना करेंगे। जब दो व्यक्तियों की साथ साथ बात होती है तो एलील की बात करते हैं। एलील का मतलब जीन का जोड़ा होता है। अब आपके क्रोमोसोम नंबर जो है तो हर क्रोमोसोम जोड़े में होगा, इसीलिए तो 23 जोड़ी हम कहते हैं, क्यों नहीं खाली 46 बोलते हैं, 23 जोड़ी बोलते हैं, क्योंकि एक मम्मी का अगर गेरुहा नंबर क्रोमोसोम है तो गेरुहे नंबर पर 2 होंगे, ये भी गेरुहा है, ये भी गेरुहा है, समझ रहे हो ना। आप 23 नंबर तक ही बात करते हो, 24वां बात की हो कभी क्रोमोसोम की? नहीं, क्योंकि 23 के ऊपर है ही नहीं। अब 23वां जो है वो 23वां मम्मी का है, एक पापा का है 23वां, तो जो 11वां होगा तो एक मम्मी का एक पापा का होगा। तो इन दोनों पे क्या होंगे, अगर लंबाई के आपके जीन है तो इस पोजीशन पर अगर तुम्हारे पापा वाले पे लंबाई के जीन है, इसी पोजीशन पर मम्मी वाले भी होंगे। अब हुआ क्या, पापा हैं 7 फीट, मम्मी है 3 फीट तो अब लटक गए 5 फीट में, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें, तो जब हम दो व्यक्तियों के साथ साथ बात करते हैं तो सिर्फ एक एलील को, मतलब जीन की नहीं, सिर्फ हम टोटल एलील की बात करते हैं, मतलब एक जीन जोड़े की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एक ही चीज़ के लिए कोड करते हो, समझ में आया, उसको हम एलील कहते हैं। तो आप जेनेटिक्स में जो मेंडल्स लॉ होते हैं उसमें पढ़े ही हो। तो थोड़ा सा हम जीन इम्प्रिंटिंग को हिंदी में आपको समझा देते हैं, हाँ ठीक है, विरासत वगैरह चीज़ें सारी। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक एपिजेनेटिक घटना है जिसके कारण जीन को व्यक्त किया जाता है या नहीं। इसकी जो यह बात है यह इस पर निर्भर करता है कि वे माता या पिता से विरासत में मिले हैं या नहीं, समझ रहे हो। जीन भी आंशिक रूप से अंकित किए जा सकते हैं, मतलब प्रिंटिंग किए जाते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं। आंशिक छाप तब होती है जब माता पिता दोनों के एलील की पूर्ण अभिव्यक्ति और माता पिता के दोनों एलील के पूर्ण दमन के बजाय अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। मतलब ना तो उसका पूर्ण एक्सप्रेशन होना चाहिए, ना तो पूर्ण रूप से उसका दमन होना चाहिए, तब ऐसा होगा। कुछ कवक ऐसे हैं, पौधों और जानवरों में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के रूपों का प्रदर्शन किया गया है। सन 2014 में चूहों में लगभग 150 अंकित जीन ज्ञात थे, मैंने 260 बताए थे, ठीक है। और मनुष्यों में लगभग आधे, मतलब कहने का आधे, पूरे का आधे नहीं, इसका आधे, 150 लगभग चूहों में थे सन 2014 के टाइम में, और जो मनुष्यों में था वो उसकी संख्या आधी थी, लगभग 75 थी, ठीक है। सन 2019 तक चूहों में 260, वही बात आई ना, 260 अभी तक, और मनुष्यों में 228 अंकित जीन पाए गए हैं, ठीक, बताए गए हैं। अंकित जीन मतलब इम्प्रिंटिंग जीन। तो ये थोड़ा सा इम्प्रिंटिंग जीन वाली बात थी। इसके अलावा हम बात करें पोजीशन इफेक्ट, तो ये ड्रोसोफिला में आपको बढ़िया से दिख जाएगा। पोजीशन इफेक्ट इज़ द इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन व्हेन इट्स लोकेशन इन अ क्रोमोसोम इज चेंज्ड, मतलब इसकी लोकेशन चेंज हो रही है आफ्टर बाई ट्रांसलेशन। दिस हैज बीन वेल डिस्क्राइब्ड इन ड्रोसोफिला विद रिस्पेक्ट टू आई कलर, मतलब उसके आई कलर के संदर्भ में हम इसको डिस्क्राइब किए हैं, कई हम नहीं किए हैं, साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। एंड इज नोन एज पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन, PEV। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीन साइलेंसिंग क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो अगला पार्ट है जिसमें हम RNA फुल बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस और एंटीसेंस RNA के बारे में अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जितने भी डायग्राम रिस्पॉन्सिबल होंगे सब बना के लाएंगे, पूरा नोट्स लाएंगे जिससे कि आपकी संपूर्ण हेल्प हम कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों का सोचता हूं कि आप लोगों का पूरा सेमेस्टर का जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि 4th यूनिट चल रही है, एक ही टॉपिक बचा है, फिर 5th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। बॉटनी भी हम समाप्त कर देंगे जल्दी ही। हम मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आपका दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म कर देंगे, फिर हम टोटली केमिस्ट्री पे स्टार्ट होंगे, ठीक। तो केमिस्ट्री पे भिड़ेंगे जब, तो केमिस्ट्री आपका 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि उसमें एक भी यूनिट ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरा पढ़ाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।